Good morning, guys, and welcome to my channel Helpline English by Imran Jaleel once again. I'm saying once again because I'm back after a gap of about 10 or 15 days. आज हम लोग फिर बात करने जा रहे हैं इंग्लिश में कुछ बहुत अच्छे इडियम्स, फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस की जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर काम आते हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं और बोलने वाले को भी लगता है कि मैंने अच्छी इंग्लिश बोली और मैं अपने सामने वाले को इम्प्रेस कर पाया। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फ्रेजेस, इडियम्स और ये इंग्लिश एक्सप्रेशंस। आज का पहला फ्रेज है स्पिल द बीन्स ऑन समबडी। स्पिल द बीन्स ऑन समबडी, BEANS, बीन्स। स्पिल द बीन्स ऑन समबडी का मतलब होता है किसी का राज फाश कर देना, खोल देना, जानबूझकर या हंसी मजाक में या किसी भी तरह से, मतलब वो राज न रहे और वो सबको पता चल जाए जो कोई छिपाने की कोशिश कर रहा है। यू स्पिल्ड द बीन्स ऑन मी, तुमने मेरा राज खोल दिया। तो स्पिल द बीन्स का पास्ट टेंस हो जाएगा स्पिल्ड, SPILLED। तो मैं अगर किसी से कहूं कि भाई तुमने मेरा राज खोल दिया, मैंने तुमसे कहा था कि बताना मत किसी को, तो यू स्पिल्ड द बीन्स ऑन मी। अब यहां सुनने वालों को लगेगा कि सर ने एक बार बताया था लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब भी कोई राज की बात कह देना होता है, लेकिन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग में फर्क ये होता है कि वो हम गलती से या मजाक में करते हैं कि हम चाह नहीं रहे थे कि ये बात हम कहें लेकिन मुंह से बात निकल गई, दैट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेकिन स्पिल द बीन्स ऑन समबडी में हम जानबूझकर ऐसा करते हैं, भले ही हमारी नियत किसी को परेशान करने, किसी को दुखी करने, किसी की बात खराब करने की हो, तो वी स्पिल द बीन्स ऑन समबडी व्हेन वी डेलिबरेटली डू दिस एक्ट। ओके, आप समझ गए होंगे इसको कैसे यूज करना है। आज का दूसरा फ्रेज है मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग का मतलब होता है बहुत मामूली सी बात थी और उसका इतना बखेड़ा बना दिया, था वह कुछ भी नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जैसे हम कहते हैं हिंदी में, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। घर के बच्चों की पिटाई हो गई, बीवी की शामत आ गई, नौकर भी परेशान हो गया। क्या हो गया था, किसी ने पूछा भाई आज तुम्हारे घर में से बड़ी चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, खैरियत है, सब क्या हो गया था? आपने कुछ भी नहीं, भाई गाड़ी की चाबी कहीं रखकर भूल गए थे इसलिए आज पूरे घर की शामत आ गई। तो था वह कुछ भी नहीं, मामूली सी बात थी। इट वॉज ऑल मच अडू अबाउट नथिंग। तो मच अडू अबाउट नथिंग का मतलब बहुत मामूली सी चीज उसको लेकर बहुत बखेड़ा बना लिया जाए, दैट इज मच अडू अबाउट नथिंग। तो इट वॉज ऑल बी के फॉर्म से बनेगा ये, इट वॉज, बी का फॉर्म वॉज आएगा। गॉन आर द डेज, ये आज का तीसरा फ्रेज है। गॉन आर द डेज का मतलब गए वो जमाने, वो टाइम अब नहीं रहा। गॉन आर द डेज व्हेन पोटैटोज यूज्ड टू सेल एट 5 रुपीज पर केजी। वो जमाना गया जब आलू 5 रुपए बिका करते थे, 5 रुपए किलो बिका करते थे। तो गॉन आर द डेज बीते हुए उस समय के लिए यूज किया जाता है कि जो हमें याद आता है कि ऐसा भी कभी जमाना था और अब वो जमाना नहीं रहा। गॉन आर द डेज व्हेन पीपल यूज टू वर्क हार्ड। गया वो जमाना जब लोग मेहनत करते थे। आज सब शॉर्टकट तलाश करते हैं कि कम से कम टाइम में आसानी से कोई काम हो जाए। तो गॉन आर द डेज इस तरह से यूज किया जाता है। उसके बाद चौथा फ्रेज है वर्क वंडर्स। वर्क वंडर्स का मतलब चमत्कार कर देना, कमाल कर देना। द मेडिसिन यू गेव मी वर्कड वंडर्स। वंडर्स ये ध्यान रखिए, WONDERS, चमत्कार, कमाल कर देना, मोजजा कर देना। कि जिस दर्द से मैं परेशान था, छटपटा रहा था 6 महीने से, आपने मुझे कोई ऐसी दवा दी एंड इट रियली वर्कड वंडर्स। खाली वर्क जो है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इट वर्कड, योर आइडिया वर्कड, उसने काम दिखा दिया। लेकिन ये थोड़ा सा बदलकर उसे बोलते हैं जब कि कमाल कर दिया भाई, चमत्कार कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब जिंदगी में ये दर्द दोबारा कभी ठीक ही नहीं होगा, लेकिन उस दवा से 3 दिन में ही मेरा दर्द 6 महीने का जाता रहा। तो योर मेडिसिन, योर टैबलेट्स जो भी हैं, वो ऑयल है, कोई जेल है, कुछ भी है, वर्कड वंडर्स। और आज का 5वां फ्रेज है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी वाइज पाउंड फुलिश उन लोगों को कहा जाता है जो चवन्नी बचाने के चक्कर में हजारों रुपए गंवा देते हैं बेवकूफी पर। कोई साहब अपने बॉस को खुश करने के लिए
20,000 रुपए का तोहफा लेकर गए और पैदल चले गए उनके घर, जो वहां से 8 किलोमीटर था, और आकर घर में बोले कि आज मैंने 10 रुपए बचा लिए। क्यों? पैदल गया मैं, रिक्शा से नहीं गया, ऑटो से नहीं गया, बस से नहीं गया, लोकल ट्रेन से नहीं गया, मैंने 10 रुपए बचा लिए। और गिफ्ट कितने का दिया? तो बोले 20,000 रुपए का या 10,000 रुपए का गिफ्ट दिया। तो जो आदमी 10,000 रुपए तो किसी को खुश करने के लिए गंवा दे और पैदल चला जाए 8 किलोमीटर, ये बेवकूफी का उसने सबूत दिया। ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है यू आर पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मतलब पेनी एक छोटी इकाई होती है, पाउंड बड़ा होता है। तो पेनी वाइज, जहां तक पाइयों का जिक्र है, चवन्नी अठन्नी का जिक्र है, तो आप बड़े अक्लमंद हैं, और जहां इतने हजारों रुपए की बात है तो वहां आपने बहुत बेवकूफी की। तो यू आर पेनी वाइज पाउंड फुलिश। सम पीपल आर पेनी वाइज पाउंड फुलिश। और लोगों के बारे में कहेंगे तो हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ लोग इस तरह की बेवकूफी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का फ्रेज नंबर 6 है रॉब पीटर टू पे पॉल। रॉब पीटर, पीटर पी कैपिटल होगी, PETER, पीटर, और पॉल PAUL। ये बहुत कॉमन इंग्लिश नेम्स हैं, ये दोनों, पीटर भी और पॉल भी। इसकी टोपी उसके सर, इसको बेवकूफ बनाया, उसके पैसे दे दिए, फिर किसी और से ऐंठ लिए पैसे तो किसी और पहले वाले के दे दिए। इस तरह से मतलब बेईमानी से, चालाकी से लोगों को उल्लू बनाकर, बेवकूफ बनाकर एक की टोपी एक के सर पे और फिर उसके सर पे से उतारी और दूसरे के सर पे। तो ईमानदारी से काम नहीं करना, बल्कि जिस आदमी से आपने उधार पैसे लिए थे उसके पैसे उसको देने के लिए किसी और आदमी से आप उधार ले रहे हैं। दैट मीन्स यू आर रॉबिंग पीटर टू पे पॉल। मैं अगर किसी से कहूं भाई तुम ये कब तक करते रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू कीप रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, तब तुम कायदे से सब कुछ करना सीखोगे। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे तो लोग तुम्हें उधार भी देना बंद कर देंगे। सो यू कांट रॉब पीटर टू पे पॉल। आप एक आदमी की टोपी दूसरे आदमी के सर पे पहना दें और फिर उसकी टोपी अगले आदमी के सर पे पहना दें, इस चीज को कहते हैं रॉब पीटर टू पे पॉल। एक आदमी को बेवकूफ बनाकर दूसरे को पहले, जिसको पहले बेवकूफ बनाया था, उसको शांत करना, उसको कन्विंस करना, और उसके बाद अगले आदमी, अगले शिकार की तलाश में रहना कि अब ये टोपी किसके सर पे पहनाऊं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश रॉब पीटर टू पे पॉल। नंबर 7 फ्रेज है शो समबडी अराउंड। आपके घर में कोई आया है, कोई बाहर से आया है, उन्हें नहीं पता कि यहां पर आपके शहर में मेन मार्केट कहां पे है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है। तो हम जब उनको दिखाते हैं, सब घुमाते हैं, बताते हैं कौन सी चीज कहां पर है, ये काहे की फैक्ट्री है, रेलवे स्टेशन यहां पर है, एयरपोर्ट वहां पर है, ये फैक्ट्री यहां पर है और ये यूनिवर्सिटी यहां पर है। दैट मीन्स आई एम शोइंग दैट पर्सन अराउंड। तो शो समबडी, समबडी में वो आदमी है, वो व्यक्ति आएगा जिसको मैं घुमा रहा हूं, दिखा रहा हूं, पूरे शहर में लेकर अपने साथ जा रहा हूं कि भाई देखो ये यहाँ का मेन मार्केट है, ये यहाँ की जामा मस्जिद है, और ये यहाँ का फलानी चीज है, ये यहाँ की ये रोड है, और ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है, ये यहाँ का एयरपोर्ट है। इस तरह से हम किसी को घुमाएं, फिराएं, दिखाएं, जो उसने नहीं देखा है, कहीं बाहर से है, कहीं नया आदमी आया है, तो हम उसे कहते हैं शो समबडी अराउंड। कैन यू प्लीज शो मी अराउंड दिस प्लेस। क्या भाई तुम मुझे यहां आसपास घुमा सकते हो। अगर मैं इसे क्वेश्चन के फॉर्म में कहूंगा तो मैं किसी से इस तरह से कहूंगा, कैन यू प्लीज शो मी अराउंड दिस प्लेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला फ्रेज है अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ, या अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। अकलमंद को इशारा काफी, मतलब ज्यादा बताने की जरूरत पड़ती ही नहीं है अकलमंद को। उसे तो आप एक इशारा दे दें, वो समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है। मैंने किसी मीटिंग में बैठे बैठे चपरासी से कहा भाई बैंक वाला काम, बस समझ गया वो, उसे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है। अकलमंद को इशारा काफी है। कोई बुद्धू होता तो कहता था कौन सा बैंक, लूटना है बैंक को तोड़ना है, चोरी करना है, उसकी समझ में नहीं आता। लेकिन जिस आदमी को मैं पहले बता चुका हूं उसको अब इशारा काफी है कि भाई वो बैंक वाला काम, तो वो समझ गया, वो इशारा उसे काफी है। तो अकलमंद को इशारा काफी है, उसको इंग्लिश में हम इस तरह से कहते हैं अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ, ENOUGH, वाइज, WISE। वाइज का मतलब अकलमंद, चतुर। तो अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ, या सफिशिएंट भी कह सकते हैं, SUFFICIENT। अगला फ्रेज है नंबर 9 सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है धड़ल्ले से किसी नए प्रोडक्ट की, या कोई भी प्रोडक्ट हो, नया हो, पुराना हो, दरमियाना हो, कोई भी हो, बिक्री धड़ल्ले से होना कि इधर दुकान में आ रहा है, उधर बिक रहा है और उधर स्टॉक में से खत्म हो गया।
कोई ग्राहक आया, हमने कहा नहीं साहब अब नहीं है, सब बिक गया। दैट इज के नोकिया का लेटेस्ट मॉडल जो है वो इट इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। नोकिया का लेटेस्ट मॉडल धड़ल्ले से बिक रहा है, मतलब इधर आता है बाजार में और उधर बिक जाता है, और फिर दुकानदार खाली बैठे होते हैं कि भाई अब खत्म हो गया स्टॉक। ऐसी चीज बिकती है अगर, तो हम कहते हैं इंग्लिश में उसको सेल लाइक हॉट केक्स, राइट। उसके बाद कैश रजिस्टर्स आर रिंगिंग। कैश रजिस्टर्स आर रिंगिंग का मतलब बिक्री खूब हो रही है, किसी भी चीज की हो वो मतलब खूब बिक्री हो रही है उसकी। कैश रजिस्टर्स में से एक रिंग की आवाज आती है जब हम उसमें करेंसी नोट्स डालते हैं और एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, तो कैश रजिस्टर में से एक रिंग की आवाज आती है। उसी वजह से ये फ्रेज बना है कि कैश रजिस्टर्स आर रिंगिंग, मतलब बिक्री खूब हो रही है, अच्छे बिक्री हो रही है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, दैट इज कैश रजिस्टर्स आर रिंगिंग। हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, ये आज का 10वां फ्रेज है। हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, HEADS, हेड्स। आई विन टेल्स यू लूज का मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। जैसे बच्चे स्कूल में बिन मुहूर्त करते थे कॉइन उछालकर, तो एक तरफ उसके बिन होती है, एक तरफ मुहूर्त होती है, तो उसको हेड्स और टेल्स इंग्लिश में कहा जाता है। तो मतलब दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही सिचुएशंस में मैं जीतूंगा। हेड्स आई विन, अगर हेड्स आया तो मैं जीतूंगा, टेल्स आए तो तुम हारोगे। मतलब क्या हुआ, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे भी मैं जीता, ऐसे भी मैं जीता। इसको कहते हैं हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। देन बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, दिस इज नंबर 12। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो लोग एक सी मानसिकता या एक सी जहनियत वाले होते हैं वो अक्सर साथ में दिखते हैं। झूठ बोलने वाले, दूसरों की बुराइयां करने वाले और इधर की उधर करने वाले लोग हमेशा आपको एक ग्रुप में दिखाई देंगे। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, यहां तक कि ऑफिसेज में भी आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का एक ग्रुप बन जाता है जो हमेशा दूसरों की कमियां निकालते हैं, दूसरों को बुरा बनाते हैं या बुरा बताते हैं या उनकी आलोचना करते रहते हैं, उनकी बुराइयां करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक साथ रहते हैं क्योंकि दूसरे लोग उन्हें टिकने नहीं देते अपने साथ, तो ऐसे ही लोगों को तलाश करते हैं कि जो उन जैसी मानसिकता, उन जैसे ख्यालात और उन जैसी जहनियत वाले हों। तो ये कहा जाता है उनको कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। समझ में आ गया हो। देन द नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 13, गेट समथिंग डन। गेट समथिंग डन का मतलब होता है कोई काम किसी से करवाना, राजी खुशी पैसे देकर उसकी मर्जी से। आई विल गेट दिस रूम पेंटेड, मैं इस कमरे को पेंट करवाऊंगा, मतलब जो पेंटर है उसको पैसे दूंगा, पेंट लाकर दूंगा, वो पेंट कर देगा। इसमें ना कोई नाराज है ना कोई जबरदस्ती है। तो गेट समथिंग डन, इसमें डन आखिर में आता है, इसका मतलब है वर्ब लास्ट में आएगा थर्ड फॉर्म में, डू डिड डन थर्ड फॉर्म। तो आई विल गेट दिस रूम पेंटेड, क्योंकि पेंटेड के सेकंड फॉर्म, सॉरी पेंटेड जो है वो सेकंड फॉर्म भी है और पेंटेड थर्ड फॉर्म भी है। आई विल गेट माई आई साइट चेक्ड, मैं अपनी आई साइट चेक करवाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, पर्चा बनवाऊंगा, उसका प्रेस्क्रिप्शन लूंगा, आई साइट चेक करवाऊंगा। तो राजी खुशी, ना डॉक्टर को कोई नाराजगी ना मुझे कोई नाराजगी। लेकिन इसके साथ ही एक और फ्रेज होता है, मेक समबडी डू समथिंग। मेक समबडी डू समथिंग का मतलब राजी खुशी से नहीं होता है, जोर जबरदस्ती से अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी इन्फ्लुएंस यूज करके किसी को वो काम करने के लिए मजबूर कर देना जो वो अदरवाइज करने के लिए तैयार नहीं है या उससे खुश नहीं है। आई मेड हिम सिट हंग्री फॉर 3 आवर्स, मैंने उसे 3 घंटे भूखा बैठाए रखा, मतलब मजबूर कर दिया क्योंकि वो मेरे सामने आवाज नहीं उठा सकता था, मैंने उसे सजा दी। कोई कॉलेज या स्कूल में स्टूडेंट था, आई मेड हिम सिट इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द इंटरवल, मैंने उसे क्लास में बैठाए रखा जबरदस्ती इंटरवल में, कि सारे बच्चे बाकी बाहर खेल रहे थे, अपना लंच ले रहे थे, लेकिन उसको मैंने बैठाए रखा था। तो मेक का मेड हो गया क्योंकि मैंने ऐसा किया, पास्ट टेंस की बात है। तो आई मेड हिम सिट इन द क्लासरूम, वो काम करने के लिए मजबूर कर देना जो आप जबरदस्ती अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपना स्टेटस, अपनी पोस्ट का यूज करके या वो काम करने के लिए किसी को। आई विल मेक यू रियलाइज योर मिस्टेक, मतलब आप अपनी गलती को एहसास नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एहसास करवाऊंगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दूंगा, ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि आप मजबूर हो जाएंगे। तो कोई भी काम करने के लिए वो हालात या वो परिस्थितियां पैदा कर देना कि आदमी वैसा करने के लिए मजबूर हो जाए। मेक समबडी डू समथिंग, इसकी भी एग्जाम्पल देख लीजिए। यू मेक मी लाफ, तुम मुझे हंसाते हो, मतलब इतनी बेवकूफी की बातें करते हो कि मैं वैसे इतना हंसता नहीं हूं, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देते हो हंसने पर।
यू मेड मी थिंक, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, मतलब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अब मैं मजबूर हो गया सोचने पर, पहले मैं नहीं सोच रहा था। तो यू मेड मी थिंक, तो पास्ट में मेड हो गया। इस तरह से हम इसको मेक समबडी डू समथिंग को यूज करेंगे और गेट समथिंग डन को दूसरे तरीके से यूज करेंगे जब दोनों तरफ से दोनों पार्टीज राजी होंगी और खुशी से करेंगे काम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेज, दैट इज पुट समबडी डाउन। पुट समबडी डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी की इंसल्ट करना, सब लोगों के सामने उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना कि देखो मैं ये हूं और ये आदमी ऐसा है, बहुत नीचा है, बहुत छोटा है। तो पुट समबडी डाउन, यू आर ट्राइंग टू पुट मी डाउन, डोंट ट्राई टू पुट मी डाउन, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे, पुट समबडी डाउन। देन एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है इंग्लिश में, वाई द लॉन्ग फेस। वाई द लॉन्ग फेस, जब हम किसी का मुंह लटका हुआ देखते हैं, उदास देखते हैं कि जो रोज बहुत हंसने बोलने वाला आदमी आज बिल्कुल उदास बैठा है, तो मैं कहूं भाई वाई द लॉन्ग फेस। तो इंग्लिश में ये ऐसे ही कहा जाता है, वाई द लॉन्ग फेस, मतलब मुंह लटका हुआ क्यों है, मुंह लटक कर लंबा हो गया, इसलिए वाई द लॉन्ग फेस कहते हैं कि भाई आज क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो, हंस नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, किसी को मतलब बात नहीं कर रहे हो, किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे हो, वाई द लॉन्ग फेस। तो क्या बात है, क्यों इतने उदास हो। तो ये इंग्लिश में ऐसे ही कहा जाता है, वाई द लॉन्ग फेस। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं जोड़ेंगे आप अपनी तरफ से, इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही यूज किया जाएगा, वाई द लॉन्ग फेस। और उसके बाद आज का आखिरी फ्रेज है जो कि बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी है और फनी भी है। यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, या यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग सम एग्स। जिंदगी में कोई भी महत्वपूर्ण काम, कोई भी बहुत बड़ा काम, कोई भी बहुत बड़ा अचीवमेंट बिना परेशानी, बिना मुश्किल, बिना दिक्कतों के नहीं हो सकता। आप चाहें कि मैं ऑमलेट भी खा लूं और अंडा भी नहीं तोड़ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसको इंग्लिश में कहा जाता है, यू कांट मेक एन ऑमलेट, OMELETTE, माइंड द स्पेलिंग ऑफ ऑमलेट। ठीक, इसकी एक और स्पेलिंग भी है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक ही बताई है, OMELETTE। सो यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग सम एग्स या विदाउट ब्रेकिंग एग्स। ये थी आज की वीडियो इन फ्रेजेस पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे कि इनका क्या मतलब है और इनको कैसे यूज करना है। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरे इस चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।